गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिफॉर्म्स इन टेलीकॉम सेक्टर। तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने टेलीकॉम सेक्टर में कुछ स्ट्रक्चरल और प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो अभी अप्रूव किए हैं वो कौन कौन से हैं, पहले वो देखते हैं, फिर हम देखेंगे प्रोसीजरल रिफॉर्म्स क्या क्या है। तो सबसे पहला तो है कि जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के टाइम पर कैलकुलेट किया जाता था उसको अब से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये सारा इशू आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको ठीक से कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इशू क्या था। और जो है टेलीकॉम कंपनीज डिमांड करती थी कि सिर्फ जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर से रेवेन्यू जो चार्ज हो जो हम अर्न करते हैं सिर्फ उसके ऊपर जो हम चार्जेस पे करने चाहिए हमें, आप जो है नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू पे हमारे जो है चार्जेस मत लगाओ। तो यही जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये पूरा मैटर आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसको आगे मैं भी समझाता हूँ आपको। बाकी हम आगे के और रिफॉर्म्स देखते हैं क्या किए। एक फिर जो इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं या पेनल्टीज जो होती थी पहले, पेनल्टीज को तो रिमूव कर दिया गया है और इंटरेस्ट रेट्स को रैशनलाइज कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2021 से जो है अब जो अगर कोई जो चार्जेस पे करती थी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनीज जो गवर्नमेंट को, जैसे स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस, वो तो अबॉलिश ही कर दिया गया है उसको, तो ठीक है। तो इसके बाद जो है जो भी लाइसेंस फी के अगर वो डिले कर देती थी, जो उस पर इंटरेस्ट रेट लगता था या पेनल्टीज लगती थी, उसको जो है अब लिंक कर दिया एसबीआई के एमसीएलआर के साथ, ठीक है, +2%। अब ये जो है एसबीआई ने जो एमसीएलआर डिक्लेयर किया होता है उसके साथ एक्स्ट्रा 2% लगा के जो है वो अब चार्जेस पे करने पड़ा करेंगे। पहले वो एमसीएलआर +4% था, तो चार्जेस जो है इंटरेस्ट रेट जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था वो कम कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है स्पेक्ट्रम के टेन्योर को भी जो है वो भी 20 साल की बजाय अब 30 साल तक कर दिया गया है, ठीक है। पहले आपको 20 साल तक देते थे, अब आपको 30 साल तक के लिए वो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। फिर जो है 10 साल के बाद जो स्पेक्ट्रम है उसको सरेंडर किया जा सकता है। अगर कंपनी जो है वो नहीं चाहती उसको स्पेक्ट्रम को, तो वो उसको सरेंडर कर सकती है 10 साल के बाद। फिर स्पेक्ट्रम यूसेज जो चार्जेस हैं उसको तो जो है वो फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में से निकाल ही दिया गया है, अब वो नहीं लगेगा आने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में, ठीक है। 100% एफडीआई भी अप्रूव कर दिया गया है अंडर ऑटोमेटिक राउट टेलीकॉम सेक्टर में। ऑफ कोर्स इसमें सेफ गार्ड्स अप्लाई होंगे ताकि जो है जैसे चाइनीज़ कंपनीज या कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट के जो रिलेटेड कंपनीज हैं वो इसमें एंटर ना कर जाएं, इसीलिए इस पर कुछ तो जो है वो सेफ गार्ड्स अप्लाई किए जाएंगे। अब प्रोसीजरल रिफॉर्म्स देखते हैं क्या क्या जो है वो अप्रूव किए गए हैं। तो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स हैं कि ऑक्शन कैलेंडर जो है वो फिक्स कर दिया गया है। अब से हर साल जो है जब भी ऑक्शन किया जाएगा तो वो लास्ट क्वार्टर होगा जो फाइनेंशियल ईयर का, तब जो है वो ऑक्शन किया जाएगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है, ताकि जो है वो कंपनीज अपना जो है वो अपनी पहले सारी एक तो क्लैरिटी मिल गई उनको कि कब होनी है ऑक्शन, दूसरा वो अपने जो है रिजर्व्स या जो अपनी जो एक्सपेंडिचर की अमाउंट वो अपनी बैलेंस शीट में पहले से ही रिजर्व रख सकेंगी, क्योंकि उनको पास क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टाइम पर जो है ये ऑक्शंस होने हैं। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो आपके लाइसेंस राज वाला सिस्टम अभी तक चला आ रहा था, 1953 की एक कस्टम्स की नोटिफिकेशन है कि टेलीकॉम सेक्टर को वायरलेस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने में, इंपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ही कम्बरसम प्रोसीजर था, उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या किया है, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन, टेलीकॉम कंपनी सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकती हैं और उसके बेसिस पर वो अगर उनको इंपोर्ट करना है कुछ या इन केस अगर उनको एक्सपोर्ट भी करना है तो वो उसी के बेसिस पर, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर जो है वो कर सकती हैं। फिर जो KYC नॉर्म्स होते हैं, नो योर कस्टमर रिफॉर्म्स, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, उनको उनमें भी रिफॉर्म लाया गया है। सेल्फ KYC ऐप बेस्ड परमिट कर दिया गया है, KYC परमिट कर दिया गया ताकि जो है पेपर सेव किया जा सके, ठीक है। फिर प्रीपेड से पोस्ट पेड में या पोस्ट पेड से प्रीपेड में अगर कोई आप जो है वो कस्टमर शिफ्ट होता है तो उसके लिए बार बार KYC करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म्स, आपको पता ही है, ठीक है, जो पेपर से अब आप जो है वो सारा शिफ्ट होकर डिजिटल स्टोरेज की तरफ मूव कर रहे हैं डेटा, कस्टमर डेटा को। फिर सेक्फा क्या था, स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी थी, तो उनके जो है क्लियरेंस चाहिए होती थी टेलीकॉम टावर्स को जो है वो अप्रूवल के लिए, अब उसको भी ईज कर दिया गया है, उसको भी एक पोर्टल बना दी गई है और उसके ऊपर सेल्फ डिक्लेरेशन देके टेलीकॉम कंपनीज जो है वो अब अपनी जो है अप्रूवल्स ले सकती हैं टेलीकॉम टावर्स के लिए, ठीक है। फिर जो है ऐसा ही सिविल एविएशन के सेक्टर में भी यही पोर्टल काम आएगी और जो है इसके लिए भी ईज कर दिया जाएगा जो है प्रोसीजर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जो AGR का इशू क्या था
और अब उसके अंदर क्या चेंज लाया गया। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, जो कंपनीज जो हैं जितना भी रेवेन्यू अर्न करती हैं उसके ऊपर उनको यूसेज और लाइसेंसिंग फी पे करनी पड़ती है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। किसको पे करनी पड़ती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को जो वो चार्जेस पे करते हैं, वो क्या क्या चार्जेस पे करते हैं? अभी तक तो वैसे दो मेन जो चार्जेस होते थे वो पे किए जाते थे, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस और लाइसेंसिंग फी। अब स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस को तो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उसको हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे से जो है वो स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस नहीं लगेंगे। ऑफ कोर्स अब आपने एक बार स्पेक्ट्रम खरीद लिया, आपने लाइसेंसिंग उसकी ले लिया है 10 साल 20 साल, जो 20 से अब 30 साल किया जा रहा है, तो आप बार बार उसके स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस क्यों पे कर रहे हो? ठीक है, तो उसको तो अब इसलिए रिमूव कर दिया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या था जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बर्बाद हुआ है इंडिया में? सबसे बड़ा इशू क्या था कि टेलीकॉम जो है पिछली यूपीए गवर्नमेंट जब वो ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का सिस्टम लेके आए, तो उन्होंने जानबूझकर, कह सकते हैं, क्योंकि कुछ कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया गया था, ठीक है, जैसे प्रिंट के जो एडिटर हैं शेखर गुप्ता जी, वो कहते हैं कि जान के किया गया था ऐसा गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो बाद में इसका मिसयूज़ कर सकें। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी टेलीकॉम कंपनीज रेवेन्यू, अब उन्होंने शब्द लिखे उसमें रेवेन्यूज ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, तो रेवेन्यूज ऑफ टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस और लाइसेंसिंग फी। तो पहले कंपनीज जो है वो नॉर्मल पे करने लगी अपना जो भी उनका रेवेन्यू होता था टेलीकॉम कंपनीज का, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट ने ये बचाओ योजना, ये बचाओ वो योजना, जब उन्होंने अपना खर्चा एक्स्ट्रा कर दिया तो उनको पैसा कहीं ना कहीं से लाना था। तो उन्होंने क्या किया, टेलीकॉम कंपनीज को कहा कि आप जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कम पे कर रहे हो, क्योंकि हमने जो कहा था, हमने तो कहा था कि जो रेवेन्यू आपका सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड नहीं, आपका जितना भी और नॉन टेलीकॉम रिलेटेड रिसोर्सेज से भी जो रेवेन्यू आ रहा है वो भी हमको पे करना है। तो जस्ट इमेजिन एक कंपनी, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। अब इसके अंदर ना वैसे जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इसमें एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है, ताकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो बच जाएं। लेकिन अगर आप सोचो, इंडियन रेलवेज का भी एक इंडियन रेलटेल नाम से है, ठीक है, तो रेलटेल अब वो रेवेन्यू तो 300 करोड़ से भी कम जो है वो उसका होता है रेलटेल का। लेकिन इसके अंदर क्या कहा गया कि आपका जो नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज से भी रेवेन्यू है उसके ऊपर हम एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर तो मतलब इंडियन रेलवेज जितना भी कमा रही थी रेवेन्यू, उसके बेसिस पर जो है वो एजीआर पे करती, ऑफ कोर्स अगर वो प्राइवेट कंपनी होती तो क्या ये फेयर था? नो, इट वॉज नॉट फेयर। इसीलिए 2015 में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, जो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं वो वही डेफिनेशन करेक्ट है, जो आपने रेवेन्यूज है वो सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज, अब जो एयरटेल या जियो जो भी है कंपनीज, वो अगर कुछ कमा रही हैं रेवेन्यू जो है वो उनके टेलीकॉम सेक्टर रिलेटेड से बिजनेस से होना चाहिए। अब ऐसे तो रिलायंस का पता नहीं कितने बिजनेस है, उनका पेट्रोकेमिकल्स का भी बिजनेस है, उनका पता नहीं और कितनी कंपनीज हैं जियो की, तो वो सबका जो है टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करके उस पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्यों पे करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए टीडी सैट जो था उसने कंपनीज के फेवर में बोला कि सिर्फ टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड जो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी के ऊपर वो एजीआर को पे करेंगे। लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन को साइड कर दिया और कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जो उस टाइम की गवर्नमेंट ने कहा था वही डेफिनेशन सही है। और सिर्फ अब आप तो क्योंकि आपने इतना डिले किया है तो सिर्फ आप जो है आप उनकी जो एजीआर का प्रिंसिपल था वो ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट भी और पेनल्टीज भी आप पे करोगे डिलेड पेमेंट्स की। जब से ये डेफिनेशन की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है रूलिंग की वजह से जब ये इतना बड़ा खर्चा एक ऊपर से आ गया टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगी, ठीक है। जैसे आपको पता होगा टाटा की एक डोकोमो था, वो एग्जिट कर गया। फिर इवन वोडाफोन जो है और आइडिया, वो दोनों भी मिक्स हो गए। फिर वोडाफोन आइडिया तो अभी कह रहा था कि अगर ये हमारे जो है नहीं इसको रिजॉल्व किया गया तो हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, क्योंकि उनके अलग अलग बिजनेस है। आइडिया का, बिरला का कितना बिजनेस है, ठीक है, तो अब वो नहीं पे कर सकते थे, तो वो भी कह रहे थे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर एक क्राइसिस सिचुएशन में ना आए तो गवर्नमेंट ने 4 साल की एक्सटेंड कर दिया है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट जो आपको कह रहा था पैसे देने को, आप वो 4 साल के अंदर अगले हमको धीरे 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 करके पे कर सकते हो। और आने वाले टाइम पे हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि अब से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू के जो है वो आपको उसके ऊपर एजीआर नहीं देना, सिर्फ टेलीकॉम रेवेन्यू के ऊपर आपको एजीआर देना है, ठीक है। सो ये रिफॉर्म्स आए हैं अभी रिसेंटली, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसको, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, रिफॉर्म्स इन टेलीकॉम सेक्टर। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सम टेलीकॉम रिफॉर्म्स and they are both structural and procedural in nature. The first one relates to the adjusted gross revenue. It was a big issue in 2019, as well as it has been in news throughout this last year and even now, because adjusted gross revenue was a
crisis situation for the telecom sector, and we are going to discuss it in a little bit of time. First, let us see the second reform. So interest rates or penalties which have been charged by the government on late license fee payments by the telecom sector, or the spectrum usage charges which they are paying to the government. In case they pay these charges late, then interest and penalties are applied to them. So penalties have been removed altogether, and interest rates have also been rationalized. Earlier, the interest rates were SBI's MCLR plus 4%, and now it has been rationalized to SBI's MCLR plus 2%. And spectrum tenure, it was earlier 20 years, and now it has been increased to 30 years. And there is an option that if a telecom company wants to exit this platform, and if it wants to surrender the spectrum, then they can surrender it after 10 years in possession of the spectrum. And there will be no spectrum usage charges in the future. Of course, it was such an unfair thing. Once they have purchased the spectrum for say 20 years, why would they be paying the spectrum usage charges continuously? So it was an unfair system for telecom sector. Now it has been removed. 100% FDI under automatic route has been permitted in this sector, and of course there will be safeguards, so that because this telecom sector is an important, it is a strategically important sector. That's why not all companies and not all governments across the world will be able to enter into our telecom sector. So there are some procedural reforms also. So auction calendar has been fixed. So to provide some more clarity to the telecom sector companies, the auction calendar has been fixed, and they're saying that we will be conducting auctions whenever we are going to conduct spectrum auctions. We will be conducting it in the last quarter of that financial year. Ease of doing business is also being promoted. So there were some particular license Raj related requirements enshrined in this 1953 customs notification, when the telecom sector companies had to import some wireless equipment. These notifications or these rules under 1953 notification were applied to them, and they were really cumbersome. But now they have been removed, and it has been replaced with self-declaration. Okay, so it has been eased. The procedure has been eased. The know your customer reforms have also been initiated. So now self KYC app based is permitted, eKYC is also permitted, and the fee for eKYC has been revised to just 1 rupee. Okay, so now there will be no payment from there will be no requirement to launch fresh KYC once shifting from prepaid to postpaid and postpaid to prepaid, or in any format. You will not be requiring fresh KYC. You will not be needing fresh KYC, and the paper customer acquisition forms have been dispensed away with, so to make the way for digital storage of data. So currently, all the application forms or acquisition forms of customers which required paper, they will not be required anymore, and digital storage of data will be facilitated. So earlier, SACFA clearance. So SACFA is a standing advisory committee related issue. Once the telecom companies want to apply or want to expand their telecom towers in the country, they will have to seek the clearance of SACFA. And now DOT is saying that you won't be needing the SACFA clearance. We will be making a portal, and with the self-declaration, you can obtain the application form, and you can obtain the permission for expanding your telecom towers. Okay, so now let us see what is the most important issue. The most difficult issue has been addressed now, and it was in demand since 2015 itself. What happened now? I'm not going to read all this. I'm just explaining you in minimum terms. So what happened in the late 2000s, the UPA government, they introduced this adjusted gross revenue system. So what happened? These telecom companies had to pay these spectrum usage charges and licensing fees to the government, of course, to the Department of Telecommunication, DOT. So they had to pay this, and when they signed an agreement with telecom companies, while
negotiating the spectrum auction, they just used the definition that revenues earned by a telecom company will be these AGR will be charged on or calculated upon the all the revenues paid earned by a telecom company. So what happened later on, when the time for AGR came, the payment of AGR came, the companies thought that the government has made this agreement based upon the revenues generated by these telecom companies upon on their telecom business. So just imagine Airtel or Geo, they are earning money on with in their telecom sector. Of course, if they have to pay some charges, they will be paying the charges based upon the revenue which they have earned from their telecom business. They may be involved in some petrochemical business, they may be involved in real estate, they may be involved in several other sectors. Why would they be paying any money or any charges on that sector, out of that sector? So what happened during the UPA government? The government said no, not just the telecom related revenues, we will be including your non telecom related sources as well, and based upon the collective amount, we will be charging you adjusted gross revenue. Okay, so the companies went berserk. They were disappointed. They went to the Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal, which favored in their favor, and it said that the telecom companies are correct, of course. Okay, but in October 2019, the Supreme Court ruled in favor of the then government order that the revenue will be collected on the basis of telecom as well as non-telecom revenue. Okay, so it created a wave and it created a shock in the telecom industry, and since then the telecom sector has been suffering badly. Some telecom companies disappeared overnight, like Tata Docomo. You may have known about that. Telenor was also there. There were several companies, but after this ruling, they disappeared because they could not afford to pay that much amount to the government out, because of course, it was unfair. Okay, so now the government has said that we are going to give you a 4-year window. You can after this Supreme Court order, of course these telecom companies will have to pay it by hook or by crook, but the government has said that we are going to give you a 4-year window and you can pay us this amount in the next 4 years, so that there will be some form of comfort to to our telecom sector. And they have promised this structural reform. The first point is in itself a promise that non-telecom revenue will be excluded from now when we are going to calculate the adjusted gross revenue. Okay, so this is a major relief for telecom sector companies, that in future this unfair imposition of taxes or charges will not be there, and even this unfair spectrum usage charge will not be there in the future. Okay, so it's a big reform in telecom sector, and they are thanking the government for this particular reforms. Okay, so now let us see the next topic, which is PLI scheme in automobile sector. तो हमने देखा है PLI स्कीम धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में एक एक करके लाई जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये PLI स्कीम जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर और ड्रोन इंडस्ट्री में भी लेके आए हैं। 26,000 करोड़ का आसपास का बजट है इसका, ठीक है। तो अब टोटल जो है 13 सेक्टर्स में PLI स्कीम्स जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो गवर्नमेंट लेके आ चुकी है, और 1.97 लाख करोड़ की टोटल अमाउंट है ऑफ कोर्स, जो है वो गवर्नमेंट ने बजट में जो है वो ईयर मार्क कर रखी थी। और जो है इससे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 13 सेक्टर्स में PLI स्कीम से टोटल जो है वो मिनिमम एटलीस्ट 37.5 लाख करोड़ की जो है वो एडिशनल प्रोडक्शन होगी अगले 5 साल में, और 1 करोड़ तक का जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका PLI जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया है? एक तो जो अभी एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो आने वाले फ्यूचर में जैसे EV है, ठीक है, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले जो ऑटोमोबाइल्स हैं, उसमें जो है ऑटोमोबाइल कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स करने से कतराती थी, तो उनको एक तरह से इंसेंटिवाइज कर रही है गवर्नमेंट कि आप इसमें एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, एक तो वो सेक्टर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, दूसरा 42,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो है वो सोच रही है कि आएगी इसमें, और जो है 2.3 लाख करोड़ की प्रोडक्शन होगी, और 7.5 लाख के करीब जो है वो जॉब्स जनरेट होंगी इस ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ठीक है। फिर अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, ठीक है। स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? PLI स्कीम में 2
एक तरह से इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो पहला तो है चैंपियन OEM, OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, तो चैंपियन OEM इंसेंटिव स्कीम, और दूसरा है कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम। तो दोनों ही सेल्स वैल्यू लिंक्ड है, जितनी आप सेल करोगे उसके हिसाब से आपको जो है वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको पता होगा ना PLI में क्या होता है कि जितनी आपकी सेल बढ़ती है उसके हिसाब से आपको कुछ परसेंट, जैसे 5-6% जो है वो आपका उसको गवर्नमेंट आपको जो है वो इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर जो है वो आपको पैसा देती है, कैश बेस्ड सब्सिडी देती है। तो पहली स्कीम में तो क्या कहा जा रहा है कि आपने इक्विपमेंट पूरी इंडिया में बनाई, ठीक है, जो भी आपने गाड़ी बनाई है या व्हीकल बनाया है, जो भी बनाया है वो इंडिया में पूरा का पूरा फ्रॉम A to Z पूरा इंडिया में बनाया है। ठीक है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, ये कौन से हैं? यही तो है वो एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आपने पूरा यहाँ पे बनाया उसके लिए अलग से आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग स्कीम होगा, उसका ऑफकोर्स परसेंटेज अभी डिसाइड नहीं किया, आने वाले टाइम में डिसाइड किया जाएगा कितना आपको पैसा इसका मिलेगा या कितना परसेंटेज आपको जो है वो इंसेंटिव्स मिलेंगे। दूसरी है कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें क्या है कि कंप्लीटली नॉकडाउन या सेमी नॉकडाउन जो किट्स होंगी, ठीक है, होता क्या है कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि एग्जांपल देता हूँ आपको कि मर्सिडीज़ है। ठीक है, तो मर्सिडीज़ क्या करता है कि मर्सिडीज़ को अगर इंडिया में जो है इंपोर्ट करो तो इंपोर्ट ड्यूटी मर्सिडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो मर्सिडीज़ पूरी इंपोर्ट करना, समझ लो 1 करोड़ की कार है, उसके ऊपर समझ लो 20%, तो 20 लाख रुपए तो एक्स्ट्रा वही पड़ गए। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट श्योर कि 20% ही उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है। तो मर्सिडीज़ क्या करता है, मर्सिडीज़ को टुकड़ों में लेके आता है। ठीक है, मर्सिडीज़ इंजन ले आया, फिर बाद में उसका बॉडी अलग से ले आया, ताकि क्या हो कि धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पर आके उसको असेंबल कर देंगे ताकि कॉस्ट सेव कर सकें, इंपोर्ट ड्यूटी से उतनी ज़्यादा बच सके। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट जो है, यही हम उल्टे कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि इंडिया से अगर कोई हम एक्सपोर्ट करेंगे कोई हम व्हीकल, तो शायद हो सकता है बाहर की कंट्रीज़ जो है हमारे व्हीकल के ऊपर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगाती हो, तो हम भी हमारी इंडिया में यही काम शुरू हो जाए जो मर्सिडीज़ अभी जर्मनी से करके यहाँ पे लेके आ रहा है। तो इंडिया में ही जो हमारी कंपनीज जो हैं ये कंप्लीटली नॉकडाउन व्हीकल बनाएं, जो उसके पार्ट्स बनाएं। ठीक है, और यहाँ से पार्ट्स बनने शुरू हों व्हीकल्स के, और वो जो है बाहर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकें। तो उसके लिए एक तो OEM पूरी की पूरी व्हीकल के ऊपर सब्सिडी भी देने जो है वो बात की जा रही है, इंसेंटिव्स, और दूसरा जो पार्ट्स बनेंगे यहाँ से कंपोनेंट्स बनेंगे व्हीकल्स के, जिसको हम बाहर बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ जाके असेंबली लाइंस खुल सकती हैं, वहाँ पर इसको बना के हम मतलब एक तरह से बेच सकती हैं कंपनीज। तो उसके लिए भी अलग से इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो ये बहुत ही विजन वाला एक तरह से ये स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको ओवरऑल कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर ड्रोन्स के लिए भी स्कीम आई है ऐसी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल यूजेस में जो भी ड्रोन यूज़ होते हैं उसके लिए भी एक जो है वो रेवेन्यू टारगेट्स दिए हैं कि किस तरह से अगर आप जो है उसको आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इससे भी 5,000 करोड़ रुपए तक की जो है वो अगले 3 साल की ये स्कीम है ड्रोन्स के कंटेक्स्ट में, वो 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स और 10,000 जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर रही है कि आ जाएगी। ठीक है, so now let us see this topic in English. PLI scheme in automobile sector. So PLI scheme for automobile industry and drone industry has been approved recently, and the budget outlay for that is 26,000 crore. So now the PLI scheme is covering almost 13 sectors, and the government is expecting that it will bring about 37.5 lakh crore rupees of additional production in the country over the next 5 years. And in the next 5 years, we are eyeing towards 1 crore additional employment. Okay, and what is the importance of this PLI scheme in automobile sector? So the first thing is advanced automotive technology products. So you can imagine electric vehicle, hydrogen fuel cell vehicle. Okay, so all the advanced technology products which are the future of automobile industry. To incentivize their production in India, the government has brought this scheme. Once the government will start giving them subsidies or these cash-based subsidies, their investments can grow. They will be encouraged to increase the investment because the government is giving them subsidies. Okay, so that's why this PLI scheme in these sectors will be beneficial for the growth of advanced automotive technology in India. And the government is thinking that 42,500 crore rupees fresh investment will be received by India, and an incremental production of over 2.3 lakh crore can be made possible. And there will be
and additional employment opportunities of over 7.5 lakh in the country. And of course, India's share in global automobile trade will increase. Okay, and how this scheme will be implemented? So there are two components. The first one is champion OEM incentive scheme, and the second one is component champion incentive scheme. So in the first one, the battery electric vehicles and hydrogen fuel cell vehicles, they will be manufactured as a whole. Original equipment manufacturing will be done here, and based upon their incremental sales, subsidies or the incentives will be given. In the second one, components, small components of these vehicles will be built in India. Okay, and they will be exported. So of course the purpose is to export it. Okay, so they will be exported and they will be assembled outside the country to make them as a new vehicle. Of course, like the Mercedes or BMW, etc., what they do in India, they instead of importing the entire car or the entire vehicle in India, they import small parts and they assemble the entire car in India. Okay, so as a reverse sales strategy, the government is eyeing that these components can be manufactured in India and they can be exported and assembled in the target country for the eventual sale. Okay, so for the component manufacturing also, this incremental sales strategy is being earmarked. Okay, so for drones, the government is this eyeing that strategic, tactical and operational drones will be rewarded, and they have been given clear revenue targets, and this scheme will be valid for over 3 years, and the government is assuming that 5,000 crore rupees investments will come to this sector, which will generate about 10,000 jobs. So now the next topic is M Vishveshwaraya. तो इंडिया जो है वो इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करता है सितंबर 15 को हर साल, और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हम भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जो हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो ये जो है इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. तो इन्होंने पूना कॉलेज ऑफ साइंस से इंजीनियरिंग किया था, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे में इन्होंने काम किया था एज एन असिस्टेंट इंजीनियर. फिर मैसूर में ये एक तरह से 19th दीवान तक के पोजीशन तक पहुंच गए थे नवंबर 1909 में, और 1955 में इनको भारत रत्न भी मिला था. ठीक है, फिर जो है एक इंस्टीट्यूट इन्होंने बेंगलोर में शुरू किया, और इन्होंने इनकी बुक्स भी यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एंड प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया. तो एक तो याद रखना आपको कि भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है इनको 1955 में. चीफ दीवान ऑफ मैसूर तक की पोजीशन पे पहुंच गए थे. असिस्टेंट इंजीनियर से शुरू करते हुए चीफ इंजीनियर तक पहुंचे, उसके बाद दीवान ऑफ मैसूर भी बने थे. ठीक है, तो इनकी जो है पूरी जर्नी जो है वो मतलब ज़ीरो से ऊपर तक टॉप तक पहुंचने की जो जर्नी है उसको हम जो है वो रिकग्नाइज़ करते हैं, और इनको हम जो है वो इन्हीं के जो है बर्थ एनिवर्सरी पे हम इंजीनियर्स डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. एम विश्वेश्वरैया. So India has celebrated the Engineers Day on September 15th to mark the birth anniversary of Bharat Ratna M Vishveshwaraya. So he was an engineering background person, and he did his engineering from Pune College of Science. He joined as an assistant engineer in the Public Works Department of the Government of Bombay at that time, of course. And he when he was as young as 22 years of age, he indulged in the construction of a pipe siphon across the Panjra River, which was of course in Maharashtra, and he rose to prominence when he joined Mysore services as the chief engineer, and he eventually became the 19th Diwan of Mysore. And in 1955 he was awarded the Bharat Ratna also. An institute was also established by him in 1943 in Bengaluru. Of course at that time it was called Bangalore, and it was meant to impart special training to technicians so that industrial development of India can be carried ahead. He wrote several books like Reconstructing India and Planned Economy of India. And of course you have to remember that he was awarded the Bharat Ratna in 1955. So now let us see the next topic, which is शून्य कैंपेन. तो नीति आयोग जो है वो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर उन्होंने शून्य कैंपेन चलाया है, ताकि जो अर्बन सिटीज़ में जो है आपके अर्बन एरियाज़ में जो डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं उनको जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम शिफ्ट कर सकें. ठीक है,
अब जो है इसमें डिटेल्स में देखो कि ई कॉमर्स कंपनीज, फ्लीट एग्रीगेटर्स या जो ओ हैं या लॉजिस्टिक कंपनीज, अब आपने देखा होगा आपके फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, जोमेटो, स्विगी, जो ये आपकी टैक्सी जो हैं, ओला, ऊबर, ये सब जो हैं फ्लीट एग्रीगेटर्स। फिर जो हैं इनकी जो कार जो होती हैं स्पेशली, ठीक है, इनके लिए जो कार बनाते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और लॉजिस्टिक कंपनीज जो आपकी जो है आपके कोरियर कंपनीज। तो इनके जो व्हीकल हैं वो ऑलमोस्ट 10% जो है वो CO2 एमिशन कंट्री में करते हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर और ये जो पूरा सेक्टर है ये ग्रो इतनी स्पीड से हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 114% जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा इनकी CO2 एमिशंस में। तो गवर्नमेंट इसीलिए सोच रही है कि इनके एटलीस्ट जो व्हीकल्स हैं उसको हम धीरे धीरे EV में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 30 कंपनीज जो हैं उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो है वो इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, और वो इसमें पार्टिसिपेट शून्य कैंपेन में जो है इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हो गई हैं। अब इसमें जो है वो एक पूरा कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होगा ये, ताकि धीरे धीरे जो है ये इंडस्ट्री जो है इसकी तरफ EVs की तरफ मूव हो जाए। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म तक बनाने की बात की जा रही है, ताकि व्हीकल कितने जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, कितने किलोमीटर बचाए गए हैं, इलेक्ट्रीफाइड किलोमीटर कितने हुए हैं, कितनी मूव हुई हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कितनी जो है इनकी कंपनीज़ की मूव होती हैं, तो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, कितनी कार्बन सेविंग्स हुई हैं, पॉल्यूटेंट सेविंग्स कितनी हुई है, सारा जो है इसी ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो ट्रैक किया जाएगा, ताकि हम ये नज़र रख सकें कि ये जो अर्बन डिलीवरी व्हीकल्स हैं इन्होंने कितना जो है वो सेविंग्स किया है कार्बन एमिशंस का, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। शून्य कैंपेन, सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द नीति आयोग in collaboration with Rocky Mountain Institute. Of course, it's India's branch also. And this initiative is aimed to promote zero pollution delivery vehicles. So you know that in urban cities, especially, these delivery vehicles have become a new reality, and the government wants to shift at least these delivery vehicles to electric vehicles. So because these delivery vehicles they account for almost 10% of total CO2 emissions in the country, and because this sector is developing so fast, and that's why we are expecting that this emissions will grow by 114% by the year 2030. That's why the government is eyeing that these particular delivery vehicles of e-commerce companies, logistic companies, fleet aggregators, etc., they must be electrified. And that's why not just the logistic companies or e-commerce companies, even the original equipment manufacturers. Of course, these the vehicles which are manufactured, like the you can say Mahindra, or any vehicle, any Bajaj, or any vehicle which are being used. So they will have to also be partners in this particular initiative. So all these almost 30 companies have participated in this discussion, and they have agreed that these delivery vehicles must be electrified, and a corporate branding and certification program, a special program, will be launched for this particular goal. Even an online tracking platform is being envisaged, so that how many vehicle kilometers have been electrified, how many carbon savings have been done, everything can be tracked via this platform. Okay, so now let us see the next topic, which is Sansad TV. तो जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने मिलके संसद टीवी को जो है वो लॉन्च किया है। तो फरवरी में 2021 को आपको याद होगा कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करने का डिसीजन लिया गया था, और जो है उसी के बेसिस पर संसद टीवी को जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सितंबर 15 को जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन जो उसको संसद टीवी को भी लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। अब 4 कैटेगरी के इसमें प्रोग्राम आया करेंगे। एक तो पार्लियामेंट की ऑफकोर्स फंक्शनिंग जो आपकी आती है, जो आप जब भी पार्लियामेंट जब फंक्शन कर रही होती तो आपकी लाइव प्रोसीडिंग्स आती हैं। फिर गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर डिबेट्स आया करेंगी, हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर प्रोग्राम्स आया करेंगे, और कंटेम्प्रेरी जो भी आपके इश्यूज़ चल रहे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम, जो सब आपके लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी पे आते थे। तो अब एक तरह से मर्ज करने के बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा विगर दिया जाएगा, ठीक है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, तो 15 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक UNGA का रेजोल्यूशन आया था 2007 में, और 2008 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, ठीक है। तो IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी नेशनल पार्लियामेंट्स की, तो उन्होंने प्रपोज किया था, और जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी साइन की गई उस दिन, और जो है सितंबर 15 1997 में उसको कमेमोरेट करने के लिए
जो है कतार जो है कतर, अभी आप याद रखो, आपको ये बहुत अजीब लगेगा कि कतर जैसी कंट्री ने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स डाले और नवंबर 8 2007 को इसको एस्टैब्लिश किया गया और तब से जो है सितंबर 15, क्योंकि सितंबर 15 के दिन ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी जो है वो आई थी जी UNGA के रेजोल्यूशन के बाद से, तो जो है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सांसद टीवी, सो this channel has been launched now on the day of International Day of Democracy, that is on September 15th. In February 2021, you may be remembering that the decision to merge Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV was made, and this new channel will be broadcasting in four categories. Of course, the first one will be the parliamentary proceedings, the live proceedings which you see generally on the TV. They will be broadcasted, and the second one will be any governance and implementation of scheme policies related issues will be discussed. History and culture related issues will also be discussed on this platform, and any other contemporary issue of national and international importance, shows related to that will be made on this particular channel. So about International Day of Democracy, on September 15th, 1997, the Universal Declaration on Democracy was adopted by the Inter-Parliamentary Union. To commemorate that particular day of 1997, a UNGA resolution was established in 2007 by which was led by, of course, Qatar. It is surprising, but to commemorate that September 15th, 1997 day, since 2007, we are celebrating this International Day of Democracy. Okay, so the first one was celebrated in 2008, of course, because in 2007 the resolution was adopted, and the first day was celebrated in the next year, that is in 2008. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस जो है वो सितंबर 14 को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। तो इसी दिन 1949 में जो है हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट वाली हिंदी, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था इंडिया में, और 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में जो है वो आती है। और इसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो लोगों ने हिंदी में कंट्रीब्यूशन किया है हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर में, उनको फेलिसिटेट भी करते हैं। ऑलमोस्ट 43.6% स्पीकर्स हैं इंडिया में हिंदी के, ये 2011 का सेंसस कहता है हमारा। और हिंदी के और भी वेरिएंट हैं देवनागरी के स्क्रिप्ट के अलावा, और भी जो है इसके वेरिएंट हैं, जैसे अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Hindi Divas was recently celebrated across the country on September 14th. On this very day in 1949, Hindi was adopted as the official language of the country by the Constituent Assembly. Hindi in Devanagari script, of course. And Hindi is one of these 22 scheduled language of the country. Okay, on this very day, President of India felicitates people for their contribution to the Hindi language and the literature. There are about 43% speakers of Hindi language in the country as per the 2011 census, and Hindi has several other variants like Avadhi, Braj and Khadi Boli. Okay, so these were our topics for today. We'll be meeting next time with new topics. Until then, goodbye and take care.